हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो लास्ट वीडियो में अपन ने 12th क्लास के वेक्टर अलजेब्रा के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में बात किया था। अब अपन सीक्वेंस एंड सीरीज के 11th वाला एक चैप्टर ले रहे हैं, है ना। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इसके क्वेश्चंस पे आते हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, जिसमें सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है कि बेसिक एपीजीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखा होता है। कुछ टर्म्स अपने को दे रखी होती हैं कि ये टर्म एपी की है, जीपी की है, आपस में रिलेशन दे रखा होता है, फिर टर्म्स वगैरह को फाइंड आउट करना रहता है। जैसे यहां पे अपने को पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोला है कि हमारे पास में एक जीपी है, जीपी में 4 टर्म्स दे रखी हैं। उन 4 टर्म्स में से अगर रिस्पेक्टिवली इन नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, घटा देता हूं, तो उसके बाद में जो पैटर्न अपने पास में आता है, जो सीक्वेंस आता है, वो एक्चुअली में एपी आता है। अगर ऐसा होता है तो इन 4 नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसी चीज को देखते हुए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 4 टर्म्स के बारे में बात हो रही थी, या तो ए बाई आर क्यू वाला फॉर्मेट या ए बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मेट की हेल्प से सॉल्व कर लो, या फिर मैं बोलूंगा जब कुछ भी याद नहीं है तो बेसिक टर्म मान लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ पहली टर्म ए है, दूसरी ए आर हो जाएगी, तीसरी ए आर स्क्वायर, चौथी हो जाएगी ए आर क्यू। ये अपने पास में जीपी दे रखा है। अब क्या बोला है कि अब इनमें से अपन 4 टर्म्स, 4 जो नंबर्स हैं अलग अलग, इनको हटा देते हैं। जैसे कि a-2 अगर कर देता हूं, ए आर में से 7 हटा देता हूं, ए आर स्क्वायर में से 9 हटा देता हूं, ए आर क्यूब में से 5 हटा देता हूं। अगर ऐसा कर देता हूं तो अब जो सीक्वेंस निकल के आता है, जो पैटर्न निकल के आता है, वो एक्चुअली में एपी अपने पास में आता है। अब देखो अगर ये एपी है तो अपने को स्मॉलेस्ट टर्म ढूंढनी है, तो एपी की बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए। जैसे कि इसका दुगना एक्चुअली में इन दोनों के सम के बराबर होगा, ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी वाला फॉर्मेट। तो यहाँ से अपन सीधा सीधा लगा सकते हैं कि ए बेसिक अप्रोच से ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे a-2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ए आर स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पे देखेंगे तो ये 2ar-14 होगा, सबको राइट साइड में ले जाते हैं तो ए आर स्क्वायर हो गया, और -2ar जो लेफ्ट में प्लस का था वो राइट में माइनस का हो जाएगा, और प्लस ए, और यहाँ पे देखोगे नंबर्स में तो -11 है राइट साइड में, और यहाँ पे लेफ्ट में -14 है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से वैसे तो अपने को कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि 2 अननोन है, बट यहाँ पे अगर तुम थोड़ा अच्छे से देखोगे, यहाँ पे अगर मैं a को कॉमन ले लूँ तो आर स्क्वायर -2r प्लस 1 प्लस 3 ये बनेगा, यानी कि a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन का करना क्या है, इसी इक्वेशन को अपन देखो एक और फॉर्मेट से निकाल सकते हैं, मतलब कि एक और फॉर्मेट यहाँ पे हम लगा सकते हैं। जैसे जो अभी अप्रोच अपन ने यहाँ पे लगाई, अब ऐसा करते हैं, अब इन 3 नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये तीनों भी तो एपी में है, अगर ये एपी में है तो बीच वाली टर्म का दुगना यानी कि 2 इंटू ए आर स्क्वायर माइनस 9 ये इक्वल हो जाएगा ए आर माइनस 7 प्लस ए आर क्यूब माइनस 15। वही सेम तरीके से सबको राइट साइड में ले जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, ए आर क्यूब आएगा, -2 ए आर स्क्वायर आएगा, प्लस में ए आर आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो -7 -5 -12 हो जाएगा, लेफ्ट में -18 है तो प्लस का 6 बच रहा है। यहां से भी अगर मैं फिर से a कॉमन ले लेता हूं, a के साथ r भी कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे आएगा आर स्क्वायर -2r प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब काफी लोगों को काफी इंटरेस्टिंगली दिख रहा होगा कि अब हो गया है सॉल्व, तो यहां पे आ जाएगा ए आर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब अपन क्या कर सकते हैं कि एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक ये है, दोनों से r-1 के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। जैसे पहले वाले से निकालोगे तो यहाँ पे r-1 का होल स्क्वायर एक्चुअली में -3/a के बराबर आएगा। तो हमारे पास r-1 का होल स्क्वायर आ रहा है -3/a के बराबर। दूसरी इक्वेशन से देखोगे तो सेम तरीके से -6/ar हो जाएगा, ठीक है, वहां पे -6/ar, इस चीज को नहीं भूलना है। माइनस से माइनस गया, a से a गया, 3 से 6 गया, 2, तो r की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब r की वैल्यू अगर 2 आ गए तो मेरे को a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए अपन वापस से इसी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, या फिर इसको हटा दो, जो ऊपर लिखी है इसी इक्वेशन का यूज कर लो, एक ही बात है। तो यहां पे आ जाएगा a इंटू 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये तो 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो गया, 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई -3। तो एक्चुअली में हमारे पास ये तो आ रहा है -3। अब यहां पे पूछा स्मॉलेस्ट टर्म, ठीक है। यहां पे दिक्कत ये देखो, अगर इसके 4 टर्म्स को मैं देखता हूं तो मेरे पास 4 टर्म्स ये हैं। सिंस यहां पे a माइनस में है तो स्मॉलेस्ट टर्म ये वाली होगी,
यानी कि a की वैल्यू -3 और r का क्यूब, तो ये आ जाएगा -24। इससे पहले देखो -3 यहाँ पे आएगा, फिर माइनस, चाहो तो डायरेक्टली निकाल लो, a की वैल्यू -3 होगी, ar की बात करोगे -6 हो गया, और यहाँ पे फिर बात करोगे तो ये -12 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा। ये है जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट टर्म अपने पास में -24 आ रही है, जो कि ए ऑप्शन में अपने को दे रखी। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, बेसिक एपीजीपी से रिलेटेड। वहीं पे फिर आगे चल के कुछ क्वेश्चंस में एएम जीएम वगैरह का यूज किया जाता है ना। जैसे इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ जो इंग्लिश यूज की गई है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में दो नंबर्स हैं अल्फा और बीटा, जहाँ पे अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे इसने मॉड लगा दिया है तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी बड़ा ले लो कोई भी छोटा ले लो, डिफरेंस सेम ही आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या बोला है, जियोमेट्रिक मीन बताना है हमको इन नंबर्स का, है ना। अगर मान लो मेरे पास में कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, सबसे पहली चीज तो जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, किन्हीं भी दो नंबर्स का अल्फा और बीटा का रूट। वैसे ही यहाँ पे 3 होते तो 1/3 पावर हो जाती, 4 होते तो 1/4 पावर हो जाती, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ये एक्सीड करता है, जिसका मतलब ज्यादा है स्मॉलर नंबर जो कि अल्फा है, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे ये वाला रिलेशन दे दिया है तो ये वाली वैल्यू देता भी नहीं तो डायरेक्ट भी बोल सकता है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता फिर। तो इस रिलेशन को थोड़ा अच्छे से देखना अपने को। तो यहाँ पे बोल रहा है स्मॉलर नंबर जो कि अल्फा है उसमें अगर मान लो मैं 12 ऐड करता हूँ, या फिर ऐसा बोल रहा है यहाँ पे कि स्मॉलर नंबर जो अल्फा है उससे 12 ज्यादा है, ये ज्योमेट्रिक मीन। तो अब अगर मान लो यहां पे अपन ऐसा कर देते, अल्फा से 12 ज्यादा है, अगर अल्फा में मैं 12 ऐड कर दूंगा तो दोनों वैल्यूज बराबर आ जाएंगी। वही सेम चीज यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को लेके बोला है। अर्थमेटिक मीन को एकदम बेसिक तरीके से अपन एवरेज भी बोलते हैं, जहां पे दो टर्म्स अगर हैं और दो नंबर्स अगर हैं तो दोनों का एवरेज 3 है तो 3 का, 4 है तो 4 का, उस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब ये इन्हीं दोनों नंबर्स अल्फा और बीटा का जो अर्थमेटिक मीन है वो स्मॉलर है, छोटा है किससे, सबसे पहले तो छोटा है 24 छोटा है, लेकिन किससे है, बीटा से, यानी कि बीटा से 24 छोटा है। अब बीटा में से अगर मान लो मैं 24 माइनस कर देता हूं तो ये दोनों वैल्यूज बराबर। अब बस अब खत्म हो गए क्वेश्चन, अब इससे आसान कुछ नहीं है। जैसे यहां पे अपने पास में दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे इस वाली इक्वेशन की बात करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस ये आ जाएगा 48। और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, बीटा को उधर ले जाओ तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस 48 इक्वल्स टू बीटा। एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा रिलेशन अगर मान लो अपने को निकालना तो इस वाली इक्वेशन का यूज कर लो। जैसे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस 48 जो यहाँ से आ रही है, और दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं तो अल्फा प्लस 12 का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस 48 अल्फा इधर आएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस 24 अल्फा प्लस 144, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया, 24 अल्फा को इधर लेके आओ, 24 का दुगुना 48 होता है तो 24 बचेगा और 144 इधर आ जाएगा। और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 अपने पास में आता है। ये अल्फा आ गया। अगर अल्फा आ गया है तो बीटा निकाल लो। बीटा क्या है, अल्फा में 48 ऐड कर दो तो 54 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये 48 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सिंस यहाँ पे मॉड लगा है तो कोई मतलब नहीं। अब इस क्वेश्चन में देखो इतना वाला जो ये राइट साइड में जो भी पोर्शन हमने सॉल्व किया ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन जैसे ही मेरे पास में आई तो मेरे से क्या पूछ रहा है, अल्फा और बीटा के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे अल्फा को या तो राइट साइड में ले जाओ तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 48 हो गया, या फिर इसको लेफ्ट में ले आओ यानी कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -48, और क्वेश्चन में बोल रहा है मॉड लगा दो तो आ गया 48, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। उतना करने की भी जरूरत नहीं। दोनों कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वहां पे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अपने को जरूरत नहीं रहती, एक स्टेप से भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट उसकी कैलकुलेशन को काफी आसान बना दिया जाता है। अब बाकी यहाँ पे आते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, काफी भर भर के जेईई मेन में पूछे जाते हैं। किसी भी सेशन के क्वेश्चंस को अपन देख के भी आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है।
इस पैटर्न का। जब भी इस तरीके का कोई पैटर्न आता है तो अपना मेन फोकस होना चाहिए सबसे पहले हम टी एन टर्म निकाल लें और फिर उस टी एन टर्म्स की हेल्प से अपन यहाँ पे चीजों को सॉल्व करते हुए चले। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं टी एन टर्म देखूंगा तो टी एन टर्म में क्या होगा, ऊपर तो देखो 1 2 3 4, तो nth टर्म में क्या होगा, ऊपर n आ रहा होगा। नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 3 5 7, इस तरीके से सब चलता जाएगा और लास्ट वाली टर्म 2n+1 हो जाएगी। ये सबको समझ में आ रही है, 2n+1 ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑड नंबर के मल्टीप्लीकेशन ही डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, ये अपने पास में आ गया। जब भी इस तरीके का पैटर्न आता है तो अपन यहाँ पे क्या कोशिश करते हैं, जैसे सिंस अगर थ्योरी वाली क्लासेस को थोड़ा सा याद करें तो अपन यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि 1/α - 1/β इस तरीके का फॉर्मेट अपना टी एन वाला टर्म बन जाए। जब इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा फिर n = 1 डालोगे तो t1 की वैल्यू ये आ रही है, t2 की वैल्यू ये आ रही है, t3 की वैल्यू ये आ रही है और सबका प्लस करते हैं तो अपने पास लेफ्ट में Sn निकल के आता है। राइट साइड की बात करोगे तो वैल्यूज कैंसिल हो जाती। ये वाला प्रोसेस आप लोग देखे होंगे थ्योरी क्लासेस में भी। अब वही अप्रोच अपने को यहाँ पे लगानी है। अब वो अप्रोच लगाने के लिए अपन यहाँ पे क्या करें, 1 रेसिप्रोकल टाइप में 1/α - 1/β टाइप का कुछ इसको बनाते हैं। बनाने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वैसे तो कुछ बनता हुआ दिख नहीं रही है ना, तो यहाँ पे हम 2n+1 का यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर मेरे को 2n+1 का यूज अगर मान लो जैसे ये वाली टर्म है इसी का यूज मैं कर रहा हूं, पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, है ना, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को तो बचाना क्या है, ऊपर तो न्यूमरेटर में n है लेकिन अभी भी यहाँ पे हमारे पास में 2n बच रहा है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर में अब अपने पास में n बच रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो इसको फिर से ऐसे लिख देते हैं, 135 हो गया, यहाँ पे 2n+1 तक मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2n+1 को एक सिंगल पार्ट कंसीडर कर लो, बाकी को अलग कर देते हैं क्योंकि बाकी पूरा पूरा वापस से tn बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 1/2 तो बाहर आएगा, यहाँ पे 2n+1 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 135 और ये लास्ट तक जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे 2n+1 लास्ट वाली टर्म होगी, इससे जस्ट पहले वाली टर्म की बात करोगे तो वो 2n-1 होगी। ठीक है, ऑड नंबर है, 2 का डिफरेंस आएगा ही आएगा। और अच्छा यहाँ पे ये कर दे माइनस, यहाँ पे कर देता हूँ tn, क्योंकि ये क्या आएगा -1/1 × 3 × 5 और 2n+1 तक जाएगा जो कि tn का इनिशियल वैल्यू के बराबर है, तो डायरेक्ट मैं tn लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इससे इसको कैंसिल कर दो। जब मैंने इससे इसको कैंसिल किया तो मेरे पास में क्या है, 1/2 1/135 इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है 2n-1 और यहाँ पे tn। अब n जब डालते हैं तो ये वाली टर्म आती है, जब n से जस्ट पहले वाली टर्म n-1 डालेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, क्योंकि एक पहले ही तो है ये, जिसका मतलब अपने पास में यहाँ पे tn की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 tn-1 और t, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है। अब अगर ये इसकी वैल्यू आ रही है तो अब अपने को सम निकालना है, हमको इससे तो कोई लेना देना नहीं है भाई। s की बात अगर करोगे, Sn की बात करोगे तो सम ऑफ tn के बराबर होता है। यहाँ पे n की वैल्यू चलाते रहते हैं अपन, 1 से n तक जाती है। अब ये वही चीज अपने को यहाँ पे करनी है, लेकिन यहाँ पे हम कर नहीं सकते। जैसे n = 1 तो मैं डाल ही नहीं सकता, क्योंकि n = 1 डालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा t0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की हम बात करें तो t0 तो एकदम मीनिंगलेस टर्म की, भाई जीरोथ टर्म क्या मतलब, फर्स्ट से ही स्टार्ट होगा, जिसका मतलब अपन यहाँ पे n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे। जब n की वैल्यू 2 से हम स्टार्ट करेंगे तो हमको तो Sn निकालना है, जिसमें क्या होता है t1 + t2 से tn तक का सम, यानी कि यहां से यहां तक का तो मैं निकाल पाऊंगा इस पैटर्न की हेल्प से, बट ये नहीं निकाल पाऊंगा, तो इसको मैं पहले से ऐड कर देता हूं, तो tn क्या है 1/3। ठीक है, अब t2 निकाल लो, t2 अगर मान लो मैं निकालता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा t1 और -t2। t3 निकालोगे तो क्या आएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा t2 - t3। इस तरीके से चलता जाएगा। nth टर्म की बात करोगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे tn-1 और ये tn। अब हमको क्या करना है, हमको करना है सबका सम। जब हम सबका सम कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट में क्या आएगा t1 + t2, यहां से नीचे चल रहे हैं हम। ठीक है, लेफ्ट में क्या आएगा t1 + t2 + tn से, तो ये वैल्यू आ जाएगी Sn के बराबर। यहाँ पे आ जाओ, ये आएगा 1/3 प्लस
बाकी पोर्शन में 1/2 कॉमन आ गया। अब देखो क्या कट रहा है, T2 से T2 गया, अगली टर्म में T3 से T3 जाएगा, इस तरीके से सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो बचेगा क्या यहाँ पे, केवल यहाँ पे बचेगा T1 और ये बचेगा Tn। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऑप्शंस को अगर अपन देखें तो हर बार 1/2 कॉमन है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1/2 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, जिससे कि थोड़ा सा आसान अपने को बन जाए। तो 1/2 अगर मान लो मैं, चलो उससे पहले अपन इसको थोड़ा सा 1/2 1/3 1/2 और T1 की वैल्यू वापस से 1/3 माइनस, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, इसको Tn में लिख देता हूं। जब मैं इसको Tn लिख रहा हूं, अब देखो, अब पूरे पैटर्न से मैंने 1/2 कॉमन लिया। जब जैसे ही मैंने 1/2 कॉमन लिया तो यहां तो है ही नहीं 2, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला पोर्शन तो कॉमन में चला गया। तो अपने पास क्या बचा है यहाँ पे बच रहा है 2/3। वैसे चाहो तो पहले इसको खोल के सिंप्लीफाई करके फिर कर सकते हो, बट मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना। कैलकुलेशन थोड़ी सी और स्टेप्स अपनी कम हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 2/3 यहाँ पे आ गया, 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेते इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 1/3 माइनस Tn। 2/3 प्लस 1/3 करोगे तो 3/3, जिसका मतलब वैल्यू 1। तो अपने पास s की वैल्यू 1/2 1 माइनस Tn ये आ रहा है। और Tn अपना क्या है, Tn तो यही है, ये देखो, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस ये पूरा पूरा टर्म जो है Tn को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे तो इवन नंबर आ गया, यहाँ पे ऑड है लेकिन यहाँ पे प्लस आ गया, तो अपने पास में केवल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें और अलग तरीके से पूछी गई। इसको समझ लो पहले क्या कह रहा है। सबसे पहली चीज तो ये जो लिखा है ना, पहले इसका मतलब समझ लो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि यहाँ पे ये एक्चुअली में लिखा है कि k+2 की जो वैल्यू है उसको √k से मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में प्लस साइन लगाओ, फिर k की वैल्यू को √k+2 से मल्टीप्लाई। ये अब इसका अपने को सम निकालना है, ठीक है। ये 1 में खुद दे रखा है, तो अपने को क्या करना है, 1/α माइनस 1/β, ऐसा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करना है। अब ये तो वैसे तो बन ही नहीं पाएगा, तो सिंस यहाँ पे रूट वगैरह है, तो सबसे पहले बेसिक अप्रोच अपना क्या रहेगा, रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज अगर मान लो मैं करता हूं, तो यहाँ पे आएगा k+2 √k, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा k के साथ में, k+2 रूट में मल्टीप्लाई। सेम चीज नीचे भी लिखनी है, रैशनलाइज करने का मतलब यही तो होता है। तो यहां पे अब अपने पास में क्या होगा, अब नीचे हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। सबसे पहले ऊपर की नीचे की मैं बात करूं, तो k+2 का होल स्क्वायर इंटू के, है ना, रूट हट जाएगा, फिर माइनस, फिर k² इंटू k+2, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी। अच्छा, इसको ना मैं इधर लिख दे रहा हूं कि हमारे पास में क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है k+2 का होल स्क्वायर इंटू के माइनस k² इंटू k+2। न्यूमरेटर की बात करोगे तो k+2 √k माइनस k इंटू √k+2, ये आ रहा है। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो, k+2 इंटू √k, न्यूमरेटर में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, है ना, वहां पे तो अपन कुछ अभी छेड़खानी कर नहीं सकते। नीचे की अगर देखोगे तो k इंटू k+2 को मैं कॉमन ले सकता हूं। कॉमन लिया तो ऊपर पहले में बचा k+2, फिर माइनस साइन, दूसरे में बचा k, ये बहुत आसान बन गया। तो अभी अपने पास में क्या आ रहा है, k+2 √k माइनस k इंटू √k+2 डिवाइड बाई, यहां पे आ रहा है, यहां से 2 बच रहा है, तो 2 इंटू k+2। इसको अब अपन अलग अलग तोड़ देंगे। अब दिख रहा होगा 1/α 1/β वाला फॉर्मेट बनता हुआ। तो यहां पे 1/2 को अगर मैं बाहर ले लिया, तो यहां पे क्या आएगा, k+2 इंटू √k डिवाइडेड बाई k इंटू k+2, ये अपने पास में आ जाएगा। हाँ, फिर माइनस साइन k इंटू √k+2, और डिनोमिनेटर तो अभी भी सेम ही रहेगा। अब देखो, अब क्या हो रहा है, k+2 से k+2 गया, √k से इसको काट दो, ये √k बच गया, k से k गया, इससे इसको निपटा दो, ये √k+2। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/√k माइनस 1/√k+2, ये बन गया। काफी अच्छा फॉर्मेट बन गया। अब अपने को क्या करना है, अब देखो, अब बोल रहा है k की वैल्यू 1, है ना। k की वैल्यू जब 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1/2 आएगा, और यहां पे बात करोगे तो यहां पे अपने पास में 1 माइनस 1/√3 आ जाएगा। k इक्वल टू 2 की बात करोगे तो 1/2, यहां पे 1/√2 माइनस 1/√4,
के इक्वल टू 3 की बात करोगे तो 1/2 1/√3 माइनस 1/√5 ये 1 है, ठीक है। के इक्वल टू 4 की बात करोगे तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1/√4 माइनस 1/√6। इस तरीके से वैल्यू चलती जाएंगी, है ना। और लास्ट वाली टर्म को अगर मान लो मैं लूं, यानी कि के इक्वल टू इन्फिनिटी, के इक्वल टू तो हो नहीं सकता, के टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। के टेंस टू इन्फिनिटी की अगर अपन बात करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में है ना, 1 में है इन्फिनिटी, जिसका मतलब है लास्ट वाली टर्म 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगी, है ना। उसमें अपने कोई झंझट करने की जरूरत ही नहीं। अब अगर इतना पोर्शन हो गया है तो अब अपने को क्या करना है, अब सीधा सीधा सम ही तो करना है, यानी कि इन सबको ऐड करना है। तो लेफ्ट में अगर मान लो मैं ऐड करता हूं इन सबको तो 1/2 तो कॉमन आएगा अपने। अब देखो, अब काफी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे होने वाली है कि ये 1/√3 जो है ये जाएगा, कटेगा, लेकिन इससे कटेगा, है ना। ऐसे ये इससे कटेगा, यानी कि हर, जैसे अगर मान लो, या तो ऐसा बोल दो, कोई भी टर्म जो राइट साइड में माइनस साइन के राइट साइड में जो वैल्यू लिखी है वो अल्टरनेट टर्म में कटेंगी। या फिर ऐसा बोल दो कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इस तरीके से दो दो के पेयर में कंबाइन करके लिखूं तो वैल्यूज कटती हुई चली जाएंगी, है ना। तो अपने पास में एक्चुअली में बचेगा क्या, यहां पे देखें तो 1/2 आ रहा है, उसके बाद में हमारे पास में 1 बच रहा है ना। माइनस 1/√3 कैंसिल हो गया, फिर प्लस में 1/√2 बच रहा है, उसके बाद ये टर्म कैंसिल होगी। ऐसे ये इसके आगे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये उसके आगे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। लास्ट में बचती कुछ टर्म, लेकिन लास्ट में सिंस यहां पे 0 आ रहा है क्योंकि के टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हम जा रहे हैं, तो जब लास्ट में 0 आ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो बेसिकली अपने पास केवल और केवल इतना पोर्शन बच रहा है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या अपन ने किया है। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, ये √2 + 1 हो गया, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो √2 + 1 और यहाँ पे /√2 है, तो ये 2√2 जिसको मैं √8 लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो ये भी दे रखा है, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन अपने पास में ऐसा निकल के आता है जहाँ पे ABC की वैल्यू इसके अंदर नहीं होती तो भी दिक्कत हो जाती है, या फिर A की 2 वैल्यू आ रही होती, एक 15 से बड़ी आती है, एक 15 से छोटी आती, तो अपन कौन से वाली को लेना है वो भी क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से थोरोली पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ठीक है, सीधा सीधा हो गया, A की वैल्यू 2 हो गया, B की वैल्यू 1 हो गया, C की वैल्यू 8 हो गया, सबका एडिशन पूछा है यहाँ पे, तो ये हो गया 11। तो 11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो, अभी तक अपन ने सीरीज की बात की तो सीरीज में 3 तरीके क्वेश्चन किए, सम ऑफ n टर्म्स के बारे में किया, फिर यहाँ पे जो पूरा पूरा इन्फिनिटी तक सम दे रखा होता है वो किसी वैल्यू के पर्टिकुलर इक्वल दे रखा है, फिर उस वैल्यू में कुछ वैल्यूज मिसिंग है उनको पूछ लिया है। थर्ड केस अपने पास में डायरेक्ट यहाँ पे कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछ लेता है किसी भी सीरीज को। अब इस तरीके से अगर मान लो अपने को सीरीज दे रखी है तो यहाँ पे पहले अपने को सबसे बेसिक अप्रोच क्या होता है, जब भी इस तरीके कोई भी इस तरीके की सीरीज अगर दे रखी होती है, यहाँ पे बेसिक अप्रोच है कि nth टर्म Tn टर्म जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश अपने को करना है। जैसे इसको देखोगे तो ये क्या है, 4 + 1, है ना। एक कॉमन पैटर्न अपने को सबसे पहले ढूंढना है, ये 8 + 1 हो जाएगा, इसकी बात करोगे 12 + 1 हो जाएगा, इस तरीके से आ रहा है, यानी कि n की वैल्यू बदलते जा रहे हैं, यानी कि इसको अपन 4n + 1 लिख सकते हैं, n की वैल्यू 1 पे, है ना, n की वैल्यू 0 पे, सॉरी 1 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब 0 पे 0 वाला केस जो है वो अपन यहाँ पे है ही नहीं, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसे ये है और ये, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, अब जैसा मैंने न्यूमरेटर में बनाया वैसे डिनोमिनेटर में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका इसमें से एक और 2 अपने को कम करना है ना। अब इसमें से 2 4n + 1 में से अगर मान लो मैं 2 कम किया तो मेरे पास क्या आएगा, 4n - 1, तो नीचे लिखा है 4n - 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे दूसरी साइड में देखोगे तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है, यानी कि इसमें 2 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 4n + 3 का होल स्क्वायर। तो अपने पास में अब nth टर्म तो ये निकल के आ गई, लेकिन इसको अपने करना क्या, 1/α - 1/β वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब उसमें कन्वर्ट करने के लिए ऊपर वाला जो वैल्यू दे रखा है इसको अपने को थोड़ा
सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना होगा जिससे कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही सब आ जाए। अगर मैं इसको देखूं तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि 4n+3 है ना का होल स्क्वायर में से अगर मैं 4n-1 का होल स्क्वायर घटाता हूँ तो देखता हूँ क्या बचता है ना। तो यहाँ पे आएगा 16n² + 9 और अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा +24n, फिर यहाँ पे -16n² हो जाएगा, -1 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा -8n जो कि प्लस में बन जाएगा। ये अपने पास में आ रहा होगा, जिसमें ये तो खत्म हो गया। ठीक है, 24 और 8 ये हो गया 32n और 9 में से 1 गया तो ये 8 आ गया। 8 को अगर कॉमन लिया तो 4n+1, बहुत अच्छा है ना। तो यानी कि ये अपन देखो यहाँ पे tn टर्म को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये आता है, बट यहाँ पे 8 तो है नहीं, बाकी है, तो 1/8 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4n+3 का होल स्क्वायर माइनस 4n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n+3 का होल स्क्वायर और 4n-1 का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई। अब देखो, अब 1/8 तो आ गया, यहाँ पे क्या आया 1/4n-1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 4n+3 का होल स्क्वायर। अब अपने को इन्फिनिटी तक जाना है, तो जैसे देखो अगर इन्फिनिटी तक जाना है सबसे पहले tn 1 निकाल लेते हैं, है ना। 1 अगर मान लो मैं यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा 1/8 तो बाहर आएगा। 4n-1 की बात करोगे 1 डालोगे तो 1/3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे +3 है तो यानी कि 1/5 का स्क्वायर, सॉरी 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, है ना। ये अपने पास में आएगा। सिंस t2 की बात करोगे तो 1/8 आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास में ये 7 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ऐसे ही t3 आ जाएगा, है ना, t4 भी आ जाएगा। उन सबको अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा चाहो तो तुम यहाँ पे ऐसा कर लो, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में nth टर्म के बारे में दे रखा हो तो n तक पहुंच जाओ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4n-1 का होल स्क्वायर और -4n+3 का होल स्क्वायर। अब सिंस अपने को Sn पूछा है, S इन्फिनिटी पूछा है यहाँ पे, है ना। दूसरा तरीका बता रहा हूँ S इन्फिनिटी को निकालने का। जैसे अगर मान लो पहले तुम कभी Sn निकाल लो या Sn निकालने की कभी जरूरत पड़ जाए क्वेश्चन में, तो पहले Sn अपने को निकाल लेना है। तो t1 से tn तक का सम करोगे तो Sn आएगा, यहाँ पे 1/8 आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये जा रहा है, जिसका मतलब खत्म, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/3 का स्क्वायर को 1/9 लिख देता हूँ, यहाँ पे 4n+3 का होल स्क्वायर, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है। ये इसकी nth टर्म होगी, ठीक है। अब यहाँ पे S1 भी निकाल सकते हो, S2 भी निकाल सकते हो, कभी कभी ऐसे भी बोल देता है S20 में से S5, इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि जब मेरे को S इन्फिनिटी पूछा है तो मैं ऐसा बोल दूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, ठीक है। तो इसमें लगा दो लिमिट। तो जब हम इस क्वेश्चन में लिमिट लगाएंगे यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये दूसरा तरीका है इसी टाइप के क्वेश्चन करने का। अदरवाइज तो तुम डायरेक्टली जीरो से भी कर सकते हो, भाई जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये वाली टर्म जीरो होगी, जिसका मतलब ये वाली टर्म आएगी ही नहीं, तो खत्म हो गया, वहीं पे भी खत्म हो जाएगा। यानी कि 1/8 और 1/9 को मल्टीप्लाई कर दो, 1/72 आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर। वैसे अगर मैं इन्फिनिटी वाली बात कर रहा हूँ तो 1/8 यहाँ पे आ जाएगा, 1/9 - 1/4n+3 का होल स्क्वायर। अब जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये वाली टर्म इन्फिनिटी में जाएगी, जब ये टर्म इन्फिनिटी में जाएगी तो 1/∞ जीरो में चला जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, अपने पास वापस से वही 1/72 ही निकल के आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ इस तरीके से जो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से जेईई मेंस में काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सबको अपन ने डिस्कस किया। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड है उन सबको अपने डिस्कस किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे लेफ्ट साइड में, सॉरी नीचे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और लेफ्ट साइड में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वहां से जाके बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।